नमस्कार। देखिए, लास्ट टर्न पर हमने मेटलर्जी में 3 स्टेप को पढ़ लिया था। सबसे पहले स्टेप पे हमने ये जाना था कि ओर को हम कंसंट्रेट कैसे करें। सेकंड स्टेप में हमने ये जान लिया था कि जो ओर है ना, उसको किस तरीके से ऑक्साइड में बदला जाए। थर्ड स्टेप में हमने ये जान लिया था कि ऑक्साइड को रिड्यूस करके किस तरह से मेटल प्राप्त की जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप में जो हमको मेटल मिलती है ऑक्साइड के रिडक्शन करने पर, वो मेटल जो होती है वो क्रूड होती है, वो इम्प्योर होती है ना। इस मेटल को हम अब आज जो है वो प्योर करने के किन किन मेथड से हम इस मेटल को प्योर कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फिगर आपको दिख रही है। तो ये सबसे पहला मेथड मैं ले रहा हूँ, ये मेथड है लिक्वेशन। ये क्या मेथड होता है? देखिए, इस मेथड में आप जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ऐसी मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है, उनको हम इस तरीके से लिक्वेशन मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या प्रिंसिपल होता है इसमें। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है और उसमें प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो इस तरीके से हम उस इम्प्योर मेटल को स्लोपिंग हर्थ, जो आप देख रहे हैं, हर्थ इज़ ए टाइप ऑफ फर्नेस, है ना। तो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये स्लोपिंग हर्थ पर हम जो है उस इम्प्योर मेटल को रख देते हैं। जब आप हीटिंग करेंगे तो क्या होगा कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बाद में आएगा। तो जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट पहले आ जाएगा तो मेटल पहले मेल्ट कर जाएगी। जब मेटल पहले मेल्ट करेगी तो वो इस तरीके से आप देख रहे हैं फिगर में कि वो नीचे आकर इस तरह से रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, है ना। वो स्लोपिंग सरफेस है तो वो नीचे आ जाएगी बहती हुई, और वो कहाँ, रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक लिक्वेशन मेथड है जो हम उन मेटल्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है और उनमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, जैसे मरकरी को इस मेथड से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो एक मेथड आपका ये हो गया लिक्वेशन। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड आप देख रहे हैं, ये मेथड का फिगर में आप देख रहे हैं, ये मेथड का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये मेथड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो होता है किस तरीके से हम प्रोसेस को करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस प्रोसेस को? देखिए, हमें जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है उस मेटल की एक रॉड बना लेते हैं। वो उस रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो एनोड बन जाएगा। जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो वो क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि जो हमारी इम्प्योर मेटल होती है, जो हमारी प्योर मेटल होती है, ठीक है, इम्प्योर मेटल का तो आपने एनोड बनाया। जो हमारी प्योर, अब आप कहेंगे कि प्योर मेटल कहाँ से आई है? देखिए, उसी मेटल का पहले से किसी मेथड से प्योर की हुई मेटल हम ले लेते हैं, तो उस प्योर मेटल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो कैथोड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड बन जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई कर रहे होते हैं उसी का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। जैसे हम इसमें कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। अगर हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, कॉपर मेटल को, तो कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। अगर हम जिंक मेटल को इस मेथड से प्यूरिफाई कर रहे हैं तो हम जिंक सल्फेट ले सकते हैं। कोई ऐसा साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं जो, मतलब ऐसा साल्ट लेते हैं जो वाटर सॉल्युबल हो। ठीक, और उस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा। क्या होता है इसमें कि देखिए, जब आप ये इसको स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा कि जो हमारा एनोड है, एनोड क्या है? इम्प्योर मेटल। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पर क्या होता है? ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा और जो मेटल आयंस होंगे वो ऑक्सीडाइज, जो मेटल ऑक्सीडाइज होगी, जाहिर सी बात है कि जब मेटल ऑक्सीडाइज होगी तो मेटल आयंस बनेंगे, है ना। तो जब मेटल आयंस बनेंगे तो मेटल आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक, तो मेटल आयंस सॉल्यूशन में जाने लगेंगे, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा मेटल का। और वो मेटल आयंस जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो सॉल्यूशन के बाद
वो सॉल्यूशन के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, वो कैथोड पर पहुँच जाएंगे, कैथोड पर उनका रिडक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉपर आयंस पहले निकल कर किस में गए, सॉल्यूशन में गए, अब वो कॉपर आयंस सॉल्यूशन से के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, वो उस कैथोड पर पहुँच जाएंगे। कैथोड पर उनको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उनका रिडक्शन कर देंगे। कॉपर जैसे मान लीजिए 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू द कॉपर, है ना, और कॉपर मेटल में बदल जाएंगे और कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जैसे आपका एनोड कैसा है, एनोड आपका इम्प्योर है, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो एनोड मट की फॉर्म में नीचे उसकी इकट्ठी होती रहेंगी, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ये जो सिंपल सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, कि धीरे धीरे एनोड क्या होता जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा और सारा जो मेटल होगा वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। कॉपर जिंक मेटल्स को हम इस मेथड से प्यूरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला हम जो है प्रोसेस लेते हैं। अगला प्रोसेस हमारा जो आता है वो आता है डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला डिस्टिलेशन क्या है, देखिए डिस्टिलेशन प्रोसेस हम उन मेटल्स के साथ करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है और इम्प्योरिटीज़ का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, कैसे, देखिए अब हम जानते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले बॉईल हो जाएगा और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, वो जो है देर से बॉईल होगा। तो हम कैसे करते हैं इसमें कि हम जो है मेटल को, जो इम्प्योर मेटल होती है उसको आप जैसे फिगर में देख रहे हैं उस फर्नेस में ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने पर क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है कि उसका जब मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी वेपर्स पहले बनेंगी, है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स पहले बनती हैं, उसको हम लेस, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है उसको हम मोर वोलेटाइल और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसको हम लेस वोलेटाइल बोलते हैं, है ना। तो जब आप इसको हीटअप करेंगे तो जिन मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है तो उसके वेपर्स पहले बनेंगी। आप उसको फिगर में देख रहे हैं, उन वेपर्स को कहाँ ले जाएंगे, उन वेपर्स को आप कंडेंसर में ले जाएंगे, है ना। जब आप उन वेपर्स को कंडेंसर में ले जाएंगे तो वेपर्स क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और लिक्विड, है ना, ठंडी हो जाएंगी वेपर्स और ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में बदल के रिसीवर में आप उनको गेन कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। इस मेथड से आप उन मेटल्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, जैसे जिंक है ना, कैडमियम है, इस तरह की मेटल इससे प्यूरीफाई, इस मेथड से प्यूरीफाई डिस्टिलेशन से की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड आता है जोन रिफाइनिंग। तो देखिए जोन रिफाइनिंग क्या है, देखिए जोन रिफाइनिंग का इस मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए ये मेथड, इस मेथड से हमको मेटल जो होती है एक्सट्रीमली प्योर मिलती है, 99.9% तक प्योरिटी हमको इस मेथड से मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या मेथड होता है जोन रिफाइनिंग, देखिए इस मेथड से हम जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम लाइक मेटल्स जहां हमको एक्सट्रीमली प्योरिटी की ज़रूरत होती है, राइट, कि सिलिकॉन वगैरह की चिप बनाई जाती हैं, तो इसमें आपको हाई प्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की हाई प्योरिटी के लिए हमको एक ऐसा मेथड चाहिए जहाँ हमको मेटल जो है एक्सट्रीमली प्योर मिले। तो जोन रिफाइनिंग जो होती है वही यही एक मेथड होता है जिससे हमको मेटल जो होती है एक्सट्रीमली प्योर मिलती है। तो क्या होती है जोन रिफाइनिंग और कैसे इसका प्रिंसिपल होता है, क्या प्रोसेस होती है, चलिए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस मेटल को हमको प्यूरीफाई करना होता है उसका एक रॉड बना लेते हैं। ठीक, उस मेटल को इसका रॉड बना लेते हैं, फिर उस पर हम एक मोबाइल हीटर लगा देते हैं। ठीक है, मोबाइल हीटर मतलब एक इस तरीके का हीटर हम उस पर लगाते हैं जो मेटल रॉड पर रन कर सके। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं आप कि जब आप उस मेटल को हीट करते हैं तो देखिए इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब आप मेटल हीट करेंगे, जब आप उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो मेटल मेल्ट हो जाएगी। मेटल भी मेल्ट होगी, लेकिन मेटल कैसी है आपकी, क्रूड है, मीन्स इम्प्योर है, तो मेटल भी मेल्ट होगी, उसके अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ भी मेल्ट होंगी, दोनों ही मेल्ट होंगे ना। तो क्या होगा कि जब दोनों मेल्ट होंगे फिर आप क्या करेंगे, जब उसे थोड़ा हीटर को आगे बढ़ाएंगे तो वो दोबारा से सॉलिडिफाई होंगे। जब आप उसको हीट करें तो मेल्ट हो गए, लेकिन आपने हीटिंग बंद कर दी, उससे आगे ले गए आप हीटर को, तो दोबारा से सॉलिडिफाई होगी मेटल। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसको हीटर को आगे बढ़ाएंगे तो जो सॉलिडिफाई होगी मेटल वो केवल मेटल होगी, इम्प्योरिटीज़ आगे बढ़ जाएंगी।
इम्प्योरिटीज़ सॉलिडिफाई नहीं होंगी साथ में। क्यों नहीं सॉलिडिफाई होंगी? क्योंकि क्या इसका प्रिंसिपल होता है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना वो मॉल्टन स्टेट में रहना चाहती हैं। कौन से स्टेट में रहना चाहती हैं? इम्प्योरिटीज़ मॉल्टन स्टेट में रहना चाहती हैं और मेटल जो प्योर जो मेटल होती है वो सॉलिड स्टेट में रहना चाहती है। तो जब आप हीटर को आगे बढ़ाएंगे तो इम्प्योरिटीज़ तो आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन मेटल जो होगी पीछे जो होगी वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी। इस तरह से आप हीटर को एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। हीटर को ये ध्यान रखें, हीटर को एक ही डायरेक्शन में आपको चलाना है, ठीक है। जैसे मान लिया आप लेफ्ट टू राइट रन कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। एक बार आप उसको रन कर लिए और ज़्यादा आप उसमें और प्योरिटी करना चाहते हैं तो उसको हम सेवरल टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जितना हम इसको रिपीट करेंगे उतना ही हमको मेटल प्योर होती चली जाएगी और अच्छी प्योर मेटल हमको मिल जाएगी। देखिए इसमें एक फिगर में आप एक चीज़ और देख रहे हैं, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर की क्या नीड है। अब देखिए एयर में क्या होता है, एयर के अंदर क्या होता है। अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर ना करें तो हम क्या होगा कि मेटल किस में हीट होगी, किसके साथ हीट होगी, मतलब एयर के साथ हीट होगी। हीट आप कर रहे हैं, साथ में कौन प्रेजेंट है उसके, एयर प्रेजेंट है। अच्छा एयर में क्या क्या होता है, एयर में तो मोस्टली नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के साथ साथ सेकंड नंबर पर जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है ना। अब ये तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन तो एक इनर्ट टाइप की गैस होती है, नाइट्रोजन का किसी सब्सटेंस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, नाइट्रोजन इज बिहेव लाइक इनर्ट गैस, यूनाइटेड, है ना। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन है, अगर आप मेटल को ऑक्सीजन में हीटअप करेंगे तो वो मेटल को ऑक्सीडाइज होने के चांसेस वहाँ पर रहेंगे, मेटल ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। यानी जैसे आप शुरू करे थे जहाँ पर आपने सेकंड स्टेप में आपने मेटल ऑक्साइड गेन किया था, है ना, तो वहाँ पर आप फिर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। अब इनर्ट एटमॉस्फेयर कहाँ से क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है कि आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए कोई इनर्ट गैस लेनी पड़ेगी, लाइक आर्गन, है ना। तो आप आर्गन की वहाँ फिलिंग करके इस तरह की जो प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उससे मेथड से जो मेटल आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली प्योर होती है, ठीक। तो ये मेथड्स हो गए मेटल को प्यूरीफाई करने के। लिक्वेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आज डिस्टिलेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जोन रिफाइनिंग के बारे में आपको जानकारी दी, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स उनको ढंग से और सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पूरा मैंने जो है आपका चैप्टर था मेटलर्जी, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है आज, ठीक है। इसमें जिस स्टेप वाइज मैंने आपको पूरा ऑपरेशन मेटलर्जी का किस तरीके से होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया और का कंसंट्रेशन सबसे पहला स्टेप, उसके बाद कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदलना, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करके क्रूड मेटल में लाना, फिर उसके बाद क्रूड मेटल को प्यूरीफाई करने के मेथड्स, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए तो ये इस तरीके से जो प्योर मेटल यानी हमारा ओर से लेकर प्योर मेटल तक का जो पूरा प्रोसेस है वो मेटलर्जी है ना। तो क्या मेटलर्जी, आप इन सारे जितने भी वीडियोस मैंने इस पर बनाई मेटलर्जी को एक बार सारा कंबाइन करके एक बार देख लीजिए और भी ज़्यादा मेटलर्जी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है कि भाई मेटलर्जी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम कैसे हमने किया, है ना, तो फिर आप मुझसे बता दीजिएगा। और अगर कोई, है ना, और भी ज़्यादा और ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत होगी या और कुछ जानना चाहेंगे तो उस पर भी फिर मैं और वीडियोस तैयार मैं कर दूँगा ना। ओके, थैंक यू।